को कि वो वहां की वेजिटेशन कैसी होगी। तो हमने कहा था कि अगर किसी जगह की भी प्रेसिपिटेशन यानी रेनफॉल ज्यादा है वहां पर, तो वहां की ऑर्गेनिज्म बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। अच्छा, लाइट के अंदर हमने बात की थी कि लाइट के अंदर हम 3 फैक्टर से लाइट को देख सकते हैं। एक लाइट की इंटेंसिटी की बेसिस पे, एक लाइट की ड्यूरेशन की बेसिस पे, और एक लाइट की क्वालिटी या वेवलेंथ की बेसिस पे। वेवलेंथ, ठीक है। इंटेंसिटी के अंदर हमारे पास, अच्छा ये तो तीनों समझो कि एस्पेक्ट्स हैं जिससे हम लाइट की को चेक कर रहे हैं कि वो कैसे इंपैक्ट कर रही है किसी भी इकोसिस्टम पे। ये तीनों की तीनों हम देख रहे होते हैं प्लांट की बेसिस पे, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो चूंकि मोटाइल ऑर्गेनिजम्स है, वो मूव कर सकते हैं वैसे दूसरी जगह, उनको लाइट पसंद नहीं आए तो उनका ऐसा खास इंटरेक्शन नहीं होता लाइट से। प्लस लाइट एनिमल इस्तेमाल नहीं करते किसी भी मेटाबॉलिज्म के लिए, अपनी किसी मेजर मेटाबॉलिज्म के लिए यूज नहीं करते। प्लांट्स ऑन दी अदर हैंड सिसाइल होते हैं, तो उनको लाइट के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है, मूव नहीं कर सकते वो। और दूसरी चीज ये है उनके पास कि वो इस लाइट को यूज करते हैं अपने मेजर मेटाबॉलिज्म के लिए। हमें पता है फोटोसिंथेसिस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो कि फूड चेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आपके पास इंटेंसिटी के बेसिस पे हमने देखा था कि अगर कोई प्लांट्स का ग्रुप ऐसा है कि जिसको ज्यादा लाइट अच्छी लगती है, उसको हम हीलियोफाइट्स कहते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट जिनको लाइट कम अच्छी लगती है, उसको हम कहते हैं कि ये है शियोफाइट्स। शेड से याद रखना, ये सन लविंग प्लांट्स हैं हीलियोफाइट्स, और शेड लविंग प्लांट्स जो हैं वो हैं शियोफाइट्स। तो शेड से शियोफाइट्स याद रखना, ठीक है। तो ये हमने इंटेंसिटी के हिसाब से डिवाइड कर दी थी। वो प्लांट की जो ज्यादा इंटेंस लाइट अच्छी लगती है, वो प्लांट को कम इंटेंस लाइट अच्छी लगती है। फिर हमने कहा कि ड्यूरेशन ऑफ लाइट जो है ना, वो अभी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो प्लांट्स हैं कि जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, इनको ज्यादा देर तक लाइट रिक्वायर्ड होती है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होती है। दूसरे प्लांट्स होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे प्लांट्स वो होते हैं कि इनको कम ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए होती है। फिर आपके पास होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। डे न्यूट्रल प्लांट्स वो होते हैं जिनको कोई खास लिमिट नहीं है लाइट की, जितनी मिल जाए काम चल जाता है। एक जर्नल आइडिया ये है कि अगर किसी प्लांट को 12 घंटे से ज्यादा लाइट चाहिए हो तो उसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स में क्लासिफाई करते हैं, 12 घंटे से ज्यादा। अगर कोई प्लांट ऐसा है जिसको 12 घंटे से कम लाइट चाहिए होती है, उसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स में क्लासिफाई कर देते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको कोई खास उनके पास मेयार नहीं है, कोई मकदार नहीं है लाइट का, तो हम उनको डे न्यूट्रल प्लांट्स में रखते हैं। अब लॉन्ग डे प्लांट्स, जर्नल बातें बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि आपकी बुक में ज्यादा डिटेल में नहीं है ये बातें। लॉन्ग डे प्लांट्स 12 घंटे से ज्यादा इनको लाइट चाहिए होती है अपने मेटाबॉलिज्म को अच्छे से अच्छा चलाने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, इवन के समटाइम्स फ्लावरिंग के लिए इनको कम लाइट चाहिए होती है, ठीक है। आपके पास जो, अगर आपने सराउंडिंग में देखो तो आपके पास जो नीम का पेड़ है वो लॉन्ग डे प्लांट्स में आता है। कैक्टस आपके पास लॉन्ग डे प्लांट में आता है। शॉर्ट डे प्लांट्स में आपके पास मनी प्लांट शॉर्ट डे प्लांट्स में आता है, क्योंकि उसको लाइट भी कम ड्यूरेशन की मिले तो अपना काम चला लेता है वो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर जो लोअर स्ट्रेटा के अंदर या जो लोअर लेवल पे शेड में प्लांट्स ग्रो करते हैं, उनको कम लाइट चाहिए होती है, कम ड्यूरेशन की मिल जाए बहुत है उनके लिए। इस तरह से डे न्यूट्रल प्लांट के अंदर आपके पास कुछ आपकी एग्रीकल्चरल प्लांट्स आ जाते हैं, टोबैको इसमें आ जाती है आपके पास में, टोमेटो भी कुछ लोग डालते हैं कि टोबैको भी डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक। तो ये हो गई ड्यूरेशन, ये हो गई इंटेंसिटी। अब आओ क्वालिटी या वेवलेंथ पे। तो एक बात याद रखना कि आपके प्लांट्स जो हैं उनको 700 से 400 नैनोमीटर की लाइट चाहिए होती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट चाहिए होती है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। कुछ किताबों में आपकी अपनी बुक में 400 से 780 की रेंज लिखी हुई है, ओके कोई बात नहीं। कुछ एमसीक्यू की बुक्स में आपको 350 से 780 भी मिलता है, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप हायर स्टैंडर्ड बुक्स में देखो तो आपको जो असल रेंज है वो यही मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी है कि ये आपको जो रेंज है ये फोटोसिंथेसिस की रेंज है, इससे ऊपर फोटोसिंथेसिस नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि जब हम लोग फोटोसिंथेसिस का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि PS2 जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को यूज करता है, PS2, और जो 700 नैनोमीटर की लाइट है वो PS1 यूज करता है। तो 700 से ऊपर लाइट जाती नहीं है, लेकिन बुक में लिखा हुआ है, आप इसको भी रेकमेंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है कि 700 से ऊपर नैनोमीटर की लाइट इस्तेमाल नहीं करता प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए। बाकी किसी काम के लिए भी कहीं से रिपोर्टेड नहीं है कि वो करता है, लेकिन बुक में है
तो एमसीक्यू जब भी आपके पास आएगा, लेट से आपके पास एमसीक्यूज में ऑप्शन आते हैं 350 से 700, आपके पास आता है लेट से 400 से 780, आपके पास एमसीक्यू आता है 300 से 300 से 300 300 से 700, और आपके पास एक एमसीक्यू आता है 400 से 800। तो आप इसमें से किसको रेकमेंड करेंगे? आप इसमें से इसको रेकमेंड करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आपके पास एक ऑप्शन आ गया 400 से 700 नैनोमीटर, तो इस पे टिक करना, इस पे नहीं करना। अगर ये दोनों साथ आ गए तो इस पे टिक करना, इस पे नहीं करना, क्योंकि ये सही ऑप्शन है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ, जब भी आप लोग कभी पढ़ो, अपनी बुक भी देखो, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको भी देखो, और नेट पे भी कभी बार सर्च किया करो, तो आपके पास ब्रॉड एक आइडिया बन जाता है किसी भी कॉन्सेप्ट का। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट हमारे पास बुक के हिसाब से चले तो 400 से 780 की रेंज में है, और ये जो वेवलेंथ है ये प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अभी जो मैंने ये जो रेंज लिखी है मैंने, इसको कहते हैं PAR। PAR स्टैंड्स फॉर फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि PAR वो रेडिएशंस जो कि एक्टिवली रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उनको हम कहते हैं PAR। उनकी रेंज है ये साइंटिफिकली 700 से 400 700, बुक के हिसाब से 400 से 780। कुछ लोकल जो एमसीक्यूज की बुक होती है उनमें 350 से 780 भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो असल रेंज 400 से 700 है, बुक के हिसाब से 400 से 780 है। इस रेंज को हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं, PAR। वो रेडिएशंस जो एक्टिवली रोल प्ले करती हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, उनको हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस कहते हैं। अगर आपके पास सवाल आ गया इसी से रिलेटेड कि कौन से कलर की लाइट फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, लेट से आपके पास ऑप्शन है रेड, आपके पास ऑप्शन है ब्लू, आपके पास ऑप्शन है और कौन सी लाइट होती है, ग्रीन, और आपके पास ऑप्शन है येलो। तो जो लाइट सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है फोटोसिंथेसिस में, वाहिद लाइट फोटोसिंथेसिस में जो इस्तेमाल होती है वो रेड है। बाकी लाइट जो है, अब आप पूछोगे सर ये तो 400 से 700 लिखा है, रेड लाइट कौन सी रेंज में आती है? ये है रेड लाइट की रेंज। आपको फिजिक्स में भी कभी इस्तेमाल हुई होंगी सारी चीजें। एक होती है विजिबल रेडिएशन। विजिबल से अगर आप ऊपर की तरफ जाओ, यानी ये आपको पता है कि 400 से 700 नैनोमीटर जो है आपके पास, ये विजिबल रेडिएशंस की रेंज है, विजिबल लाइट जो हम देख सकते हैं 400 से 700। इससे अगर ऊपर जाओगे यानी 1000, 1200, 2000, तो यहां से आपका शुरू होता है इंफ्रारेड रेडिएशन। इंफ्रारेड के बाद फार रेड, फिर माइक्रोवेव्स, फिर रेडियो वेव्स, ये सारी आ जाती हैं इसमें। लेकिन अगर आप इस तरफ आओ, यानी विजिबल रेडिएशन से नीचे, यानी आप जा रहे हो अपने पास 200 नैनोमीटर नीचे आ रहे हो, तो हमारे पास, हमें पता है कि यहाँ पर यूवी रेडिएशंस होती हैं। यूवी रेडिएशंस के बाद एक्सरे रेडिएशंस होती हैं। एक्सरे रेडिएशंस के बाद आपके पास होती हैं गामा रेडिएशंस, गामा रेस। ठीक है, तो जितना नीचे जाते जाते हो, ये इतना आपके लिए डेंजरस होती है, क्योंकि हमें पता है कि जितनी ज्यादा वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ है, जितनी वेवलेंथ कम होगी तो हमारे पास इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी, इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, या एनर्जी इसको मैं कह लूं अगर, ज्यादा अच्छा होगा ये, अगर हम इसको बायोलॉजी के रेफरेंस से बात करें तो, कि जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, वेवलेंथ उसकी उतनी कम होगी। तो एनर्जी इतनी ज्यादा, एक्सरेस गामा रेस की वेवलेंथ उतनी कम होती जा रही है, और जितनी ज्यादा हमारे पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ बड़ी है 1000, 1200, तो उतनी एनर्जी कम है हमारे पास। ठीक है, तो प्लांट जो है वो इस रेंज में, यानी विजिबल रेंज के अंदर जो हमारे पास रेडिएशन है उनको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अच्छा, बोर्ड क्लियर नहीं नजर आ रहा किसी को? तो कौन सी वाली साइड नजर नहीं आ रही मुझे बताओ, मैं आपको निकाल के देता हूँ, पढ़ के ही बता देता हूँ। राइट साइड वाली?
अच्छा, थोड़ा सा ब्लर राइट। अच्छा, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ, मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने इसके अंदर लिखा है कि आपके पास जो बीच में जो ये वाला पोर्शन है, ये 400 से 700 नैनोमीटर विजिबल रेडिएशन का है। इस तरफ जाते जाओगे तो इंफ्रारेड है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, फार रेड है, माइक्रोवेव्स हैं, और फिर नीचे रेडियो वेव्स हैं। यानी समझ लो कि यहाँ पर आपके पास 700 से ऊपर वाली रेडिएशन जा रही हैं, यानी वेवलेंथ बड़ी हो रही है, एनर्जी कम हो रही है। इस तरफ अगर आओगे तो आपके पास यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट है, एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। ठीक है। अच्छा, कोई पूछ रहा है कि वो डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जांपल बताते हैं। लेटस जो आपके पास होती है, लेटस आपके पास है, स्पिनिच है, पोटैटो है, या डे न्यूट्रल प्लांट्स की एग्जांपल है। लिख लो, स्पिनिच, पोटैटो, डे न्यूट्रल प्लांट की एग्जांपल्स हैं। आपके पास दो कॉमन एग्जांपल शॉर्ट डे प्लांट्स की लोग पूछ रहे हैं, राइस, और आपके पास एक और है अनियन। अनियन भी शॉर्ट डे प्लांट है, राइस और अनियन। लॉन्ग डे प्लांट्स की भी सुन लो। लॉन्ग डे प्लांट्स का मैंने भी आपको बताया था कि इसमें नीम वगैरह आपके पास आ जाता है, तो आपके बाहर कैक्टस आ जाते हैं इसके अंदर। और समटाइम्स आपके पास इसके अंदर अगर फ्लावर्स की बात करो तो कुछ रोज की जो स्पीशीज हैं, रेड रोज, वो आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है। देखो, मैंने बताया ना, सबसे क्लोजेस्ट जो आपके पास ऑप्शन है ना, सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन जो है, अगर 700 से 400, 700 और 400 से 780 आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, तो आप 400 से 700 वाला करोगे इस्तेमाल। राइस और अनियन बताया मैंने शॉर्ट डे में, मैंगो भी लॉन्ग डे में है। ठीक है। अच्छा, तो किसी का क्वेश्चन तो नहीं रह गया अभी? मैं बायो का कौन सा सेक्शन पढ़ाता हूँ? मैं बायो के तकरीबन जो है ना, वो 0 से लेके मेरे ख्याल में जितने भी ग्रुप्स हैं आप लोगों के पास 12 तक, वो शायद मैंने पढ़ाया है अभी तक। हाँ, बुक के अंदर लिखा है प्लांट्स रेड और ब्लू लाइट इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स रेड और ब्लू लाइट इस्तेमाल कैसे करते हैं वो मैं समझाता हूँ। देखो, जब हम फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाते हैं ना, ये अगर सबने लिख लिया तो मैं इसको एक तरफ से मिटा दूं। ये वाली साइड तो विजिबल थी ना, ये वाली लेफ्ट वाली साइड तो विजिबल है ना। जब हम फोटोसिंथेसिस का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है। ग्राफ हमारा इस तरह से बनता है, लेट से हमारे पास ये है वेवलेंथ नीचे, और ये है हमारे पास फोटोसिंथेसिस का रेट, कि कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है। अगर मैं यहाँ से लेट से स्टार्ट करूं कि 100 वेवलेंथ से, 100 वेवलेंथ कहाँ आएगी? 100 वेवलेंथ यहाँ कहीं आएगी, यूवी रेडिएशंस के पास। इससे मैं आगे चलता जाऊं, आगे चलता जाऊं मैं, यहाँ कहीं मेरे पास 1000 वेवलेंथ है, यानी समवेयर अराउंड हियर। मैंने इसका एक ग्राफ बना दिया। अब मैं एक चीज ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे पास फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो स्टार्ट होगी इस पॉइंट से, थोड़ी सी ऊपर उठेगी, फिर नीचे जाएगी, डिप खाएगी, फिर ऊपर उठेगी, और फिर नीचे डिप डिप जाएगी। जब मैं इनको देखूंगा तो मुझे पता चलेगा यहाँ पर है 400 और यहाँ पर है 700। ग्राफ बन रहा है। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी यहाँ ज्यादा है, फिर नीचे चली गई, फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। कौन सी वेवलेंथ पे? 400 से बढ़ा यहाँ पर। अगर आप 400 देखो तो 400 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यूवी के करीब, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ब्लू लाइट है। 400 ब्लू के पास है, ब्लू के पास है, ब्लू, ये रहा ब्लू। और 700 जो है वो चूंकि इंफ्रारेड के पास जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एंड हो रहा है। विबग्यो जब आप लिखते हो तो बात स्टार्ट होती है आपकी वॉयलेट से और एंड होती है आर पे, रेड पे। ये रहा रेड। डेप पहली वाली, ये जो पहली पीक बन रही है वो ब्लू पे बन रही है, दूसरी पीक जो बन रही है वो रेड पे बन रही है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास होती है रेड के ऊपर, यानी 680 नैनोमीटर पे और 700 पे। यानी मैंने बताया था PS2 यहाँ होता है और PS1 ये काम करता है। तो अब ब्लू लाइट क्या काम करती है? ब्लू लाइट फोटोसिंथेसिस के अंदर इस तरह से रोल प्ले करती है
कि आपके पास कुछ कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। नेसेसरी पिगमेंट तो क्लोरोफिल ए और बी होता है, एक्सेसरी पिगमेंट में ज़ेंथोफिल और कैरोटेनॉइड्स आता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद आगे ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल को, एब्जॉर्प्शन करते हैं, जिसके नतीजे में फोटोसिंथेसिस होती है आगे जाके। लेकिन चूंकि कम अमाउंट में होते हैं और ब्लू लाइट बहुत ज्यादा हाईली एनर्जाइज्ड होती है, इसलिए कम एब्जॉर्ब होती है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कम होता है। फोटोसिंथेसिस दोनों लाइट्स पे हो रहा होता है, ब्लू पे भी रेड पे भी, लेकिन रेड पे ज्यादा हो रहा होता है। ब्लू पे हमें इसलिए ग्राफ में ज्यादा दिखता है कि वहां से वो लाइट ट्रैप करके आगे शटल कर रहे होते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये बातें सारी निकलेंगी। ब्लू लाइट का दूसरा और क्या काम होता है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, कि ये स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को रेगुलेट करती है। आपको पता है जब स्टोमेटा खुल बंद होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का इन्फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मेन प्रीकर्सर है फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि उसने फिक्स होना था कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए। इस तरह से फोटोसिंथेसिस यहाँ हो रही होती है। दूसरी चीज, क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट ब्लू लाइट की वजह से होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्लू लाइट, कोई भी लाइट है वो ज्यादा हो गई, तो हमारे पास जो ब्लू लाइट है उसकी वजह से, जो लाइट व्हाइट लाइट आ रही है उसके अंदर ब्लू लाइट है, उसकी वजह से क्या होगा कि क्लोरोप्लास्ट अगर लाइट ज्यादा है तो सामने से हट जाएंगे, यानी सेल मेम्ब्रेन की तरफ चले जाएंगे। इसमें इस तरह से होता है कि लाइट से आपके पास ये सेल है, ये सेल के अंदर यहाँ क्लोरोप्लास्ट मौजूद है पूरे सेल के अंदर सामने सामने। अब लाइट आ रही है, इनके ऊपर पड़ रही है, लेकिन जब लाइट जरूरत से ज्यादा हो जाती है तो ये क्या करते हैं कि ब्लू लाइट मीडिएट करती है रिस्पॉन्स इनके अंदर, कि ये सामने से हट के साइड्स में चले जाते हैं ताकि कम से कम लाइट इनको मिल सके, क्योंकि ज्यादा लाइट मिलती तो वो भी डेंजरस होती प्लांट्स के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये शिफ्टिंग होती है। तो आधी आधी बात जो है ना वो कंफ्यूज कर देती है कभी कभार बच्चों को। तो ये जो बात लिखी हुई होती है कि फोटोसिंथेसिस दो लाइट्स के ऊपर हो रही होती है, ब्लू पे और रेड पे, तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है कि असल फोटोसिंथेसिस तो इन दो लाइट्स पे हो रही है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट ट्रैप हो रही है वो शटल होती है आगे जाके इन दोनों के पास। और जैसे जैसे वो नीचे आती है ग्रेडियंट बनता है तो एनर्जी लूज होती है और इतनी आ जाती है कि वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि लाइट ट्रैप हो रही है ब्लू रीजन में, इस वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर ब्लू लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करती है, एक वजह। दूसरी वजह कि ब्लू लाइट का कुछ कह लो कि आपके पास सेलुलर लेवल पे और फिजियोलॉजिकल लेवल पे भी डिफरेंट रोल होता है। स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजनिंग में, क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट्स में, और कभी कभी फ्लावर को इंड्यूस करवाने में। ठीक है, मैं आगे चलता हूं इससे। हमारे पास लाइट का कवर हो गया। इडाफिक फैक्टर्स पे आते हैं और टोपोग्राफिक फैक्टर्स पे आते हैं। इडाफिक फैक्टर्स आपके पास इतनी डिटेल में नहीं है, तो मैं उनको सिर्फ हल्का सा छेड़ूंगा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इडाफिक फैक्टर्स, अच्छा, क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर एक चीज है फायर, मैंने उसको भी नहीं छेड़ा, वो सक्सेशन में जब आएंगे तो मैं उसकी तफसील बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं उससे रेलेवेंट बातें बताना शुरू करूंगा तो ऑलमोस्ट सक्सेशन आ जाएगा। तो ये याद रखना कि क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अंदर फायर भी आती है, फायर, आग, लेकिन उसको मैंने अभी इसलिए डिस्कस नहीं किया डिटेल में कि वो मैं सक्सेशन में जाके डिस्कस करूंगा। ठीक है, इसी चैप्टर में। इडाफिक फैक्टर्स, सॉइल की स्टडी को इडाफिक फैक्टर कहते हैं। इसी तरह से इसी के अंदर एक दूसरा नाम आता है पेडोलॉजी, इसको भी सॉइल की स्टडी कहते हैं। ये जो इडाफिक फैक्टर्स से लिंक जो इडाफोलॉजी होती है वो भी सॉइल की स्टडी है, और पेडोलॉजी भी सॉइल की स्टडी है, इसी के अंदर आता है। ये इडाफिक फैक्टर्स मेनली सॉइल के कंपोनेंट्स या सॉइल के फीचर्स को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके पास सॉइल की फॉर्मेशन जो है, सॉइल की फॉर्मेशन पीडोजेनेसिस कहलाती है। पीडो मीन्स सॉइल, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, सॉइल की फॉर्मेशन, पीडोजेनेसिस। ठीक, अच्छा, अब आपके पास सॉइल बनती कैसे है? आपने पढ़ा होगा कि विदरिंग ऑफ रॉक्स, बड़े बड़े माउंटेन्स जब शुरू में अर्थ की जियोलॉजी इस तरह से थी कि अर्थ के ऊपर बड़े बड़े माउंटेन्स थे, तो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से, मीटियोर इम्पैक्ट की वजह से ये जो बड़े पीसेस थे ये छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए टूटने की वजह से। ठीक है, टूटने के बाद क्या हुआ फर्दर, और जब बारिशें वगैरह हुई इनके अंदर पानी सीप करता गया तो ये और छोटे पार्टिकल्स के अंदर ब्रेक होते गए। इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर लगे, एकदम से नहीं टूटते थे अगर नेचुरली टूट रहे हैं तो।
उसके बाद फिर ये और फर्दर छोटे पार्ट्स में, छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए और अल्टीमेटली ये फाइन ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो गए, जिनको हम सॉइल कहते हैं। अब ये जो है इसको हम पेरेंट रॉक कहते हैं। पेरेंट रॉक जिसकी विदरिंग से, ये सारा विदरिंग का प्रोसेस है, विदरिंग से ये सारा पूरा विदरिंग है, ठीक है। पेरेंट रॉक कन्वर्ट हो गया सॉइल में। सॉइल एक जर्नल टर्म है सॉइल। हमें पता है सॉइल की 3 टाइप्स होती हैं बेसिक टेक्सचर के हिसाब से। वो कौन सी हैं? सैंड, सिल्ट, क्ले। सैंड के पार्टिकल साइज बड़े होते हैं, क्ले का पार्टिकल साइज बहुत छोटा होता है। क्ले के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है, सैंड वाटर को ड्रेन कर देती है आसानी से। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं अगर हम, तो हमें एक अच्छी सॉइल मिलती है, फर्टाइल सॉइल मिलती है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छा मीडियम होता है, ठीक है। तो एडेफिक फैक्टर्स में मैं और डीप नहीं जा रहा, मैं सिर्फ उतनी बात बता रहा हूँ जितनी बुक में है। एडिशनल बात अगर याद रखना चाहो बस ये याद रख लो कि सैंड के पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। यहाँ मैं शॉर्ट में करके लिख देता हूँ, पार्टिकल साइज बड़ा होता है, ठीक है। वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है, WHC में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। इस तरह से इसका पार्टिकल साइज जो होता है वो इसके मुकाबले में छोटा होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके मुकाबले में कम होती है, इसका पार्टिकल साइज सबसे कम होता है, ठीक है, और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा चिकनी मिट्टी के अंदर पानी ज्यादा रिटेन्ड रहता है, पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, पार्टिकल्स छोटे होते हैं, इसके पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बड़े पार्टिकल बड़े तो वाटर कैपेसिटी कम, वाटर इजीली पेनिट्रेट कर जाता है बीच में से, नीचे बह जाता है पानी, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल साइज छोटा तो पानी थोड़ी थोड़ी देर रुक जाता है। यहाँ पानी, यहाँ वाटर का पार्टिकल वाटर है पार्टिकल्स के बीच में आके जमा हो जाता है, तो पानी इजीली नीचे इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता। तो इनके डिफरेंसेस याद रखने की खास जरूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। थोड़ा सा हटके अगर मैं बात करूं, क्योंकि कभी कभार ना एक्स्ट्रा चीजें भी ऐसी पूछ ली जाती हैं। तो डिफोलॉजी भी सॉइल की स्टडी है, पेडोलॉजी भी सॉइल की स्टडी है। सॉइल की फॉर्मेशन पीडोजेनेसिस कहलाती है, पेरेंट रॉक के ब्रेकिंग के बाद, के टूटने के बाद सॉइल की फॉर्मेशन होती है आपके पास, ठीक है, सॉइल बनता है। इस फिनोमेना को विदरिंग कहते हैं। सॉइल 2 तरह से बनती है, एक विदरिंग से बनती है और एक डीकम्पोजिशन से बनती है। सॉइल की डीकम्पोजिशन नहीं होती, बड़े पार्टिकल्स की डीकम्पोजिशन होती है। कोई बड़ा रॉक का पार्टिकल है या लेट से आपके पास कोई ऑर्गेनिक मैटर है, वो जब टूटता है उसकी डीकम्पोजिशन होती है तो फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है, वो भी सॉइल के या सबस्ट्रेटम के तौर पे इस्तेमाल होती है। दोनों चीजें याद रखना कि हमारे पास सॉइल की फॉर्मेशन विदरिंग ऑफ रॉक से होती है, विदरिंग ऑफ रॉक्स, और हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज मटेरियल। कोई भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बड़ा मटेरियल होगा, उसकी डीकम्पोजिशन के बाद जो एक सबस्ट्रेटम बनेगा उसको हम सॉइल कहते हैं। इसको कुछ बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं कि विदरिंग ऑफ रॉक और डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक या डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल। डीकम्पोजिशन ऑफ सॉइल नहीं, डीकम्पोजिशन ऑफ लार्ज मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म्स। तो इन दो फैक्टर्स से आपके पास सॉइल की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसकी तस्वीर ले लो, फिर मैं आगे चल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद आपके पास है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी को मैं सिंपल एक डायग्राम से समझाऊंगा। उसमें 3 बातें आपके पास, 3 बातें बहुत ही वेगली लिखी हुई हैं, तो उनको मैं समझा दूंगा तो वो बात समझ में आ जाएगी आपके पास। इसको थोड़ा सा अपना ध्यान यहाँ रखना ताकि कंफ्यूजन जो है वो आप स्लिप ना कर सको इस कॉन्सेप्ट से। आपके पास है टॉपिक टोपोग्राफी। टोपोग्राफी है सरफेस स्ट्रक्चर्स की स्टडी। टोपोग्राफी अर्थ की सरफेस स्ट्रक्चर्स जो हैं उनकी स्टडी कहलाती है टोपोग्राफी। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, या सरफेस टेक्सचर ऑफ अर्थ। अर्थ की जो सरफेस है उसकी जो भी स्टडी है उसको हम
टोपोग्राफी कहते हैं। हमने कहा था इसके अंदर हम तीन चीजें देखेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई कितनी है किस चीज की। दूसरी चीज है हमारे पास स्लोप, फिसलन या गहराई, या आप कह लो कि फिसलन ही कहते हैं ना स्लोप को। और एक चीज है एक्सपोजर, एक्सपोजर टू सन, यानी सूरज से उसका कितना आमना सामना है उस चीज का। अब इसके लिए एक तस्वीर बनाने लगा हूं मैं। लेट से आपके पास एक माउंटेन है, इसको शेप मैंने जानबूझ के इस तरह दिया ताकि आपको दो तीन बातें और एडिशनल समझा दूं। ये देखो, अगर इसकी ये वाली साइड थोड़ी सी स्टीप है और ये तो एकदम से एब्रप्ट यहाँ पर एक स्लोप है। अगर इसके मुकाबले में इन दोनों का कंपैरिजन करूं तो मैं कह सकता हूँ कि जेंटल स्लोप है ये, और ये स्टीप स्लोप है। लेकिन ये भी एक तरीके से स्टीप ही है, क्योंकि जेंटल स्लोप थोड़ा सा इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, इसमें एक जेंटल कर्व आ रहा है। लेकिन यहाँ ये इसके मुकाबले में ये जेंटल है और ये स्टीप है, एकदम से यहाँ पर गहराई आ गई। अब मैं इसको अगर मिटा दूं यहाँ पर, और मैं यहाँ पर आपको एक सन बनाऊं, सन। अब ये सन जो है ये रेडिएशंस फेंक रहा है अपनी, रेडिएशंस फेंक रहा है अपनी। अब आप एक चीज नोट करना कि हमारे पास यहां पर ये एल्टीट्यूड आ गया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब ये है कि एल्टीट्यूड ज्यादा है। तो जब एल्टीट्यूड ज्यादा होगा तो चीजें याद रखना, ज्यादा एल्टीट्यूड है हमारे पास, एल्टीट्यूड ज्यादा, हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वो कम हो जाएगा। वो कम क्यों होगा? क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर जो है, यानी एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी वो कम हो जाएगी। हमें पता है कि गैसेस जो हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर को कंस्टिट्यूट करती हैं। नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रेविटी की वजह से और इनकी अपनी नेचर की वजह से, हैवी है, लाइट है, ये नीचे बैठी हुई होती है। आप जितना ऊपर जाओगे आपको गैसेस कम मिलेंगी, फिर एक वक्त आएगा कि आप स्पेस में निकल जाओगे। तो ग्रेविटी और नेचर ऑफ द गैस उनको होल्ड करके रखी हुई है खास लेयर में, एक खास लेयर में, अर्थ के ऊपर। ठीक है, जैसे लेट्स से अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर जो है वो खास हद तक है, उसके बाद आपको एटमॉस्फेयर ऊपर नहीं मिलेगा, स्पेस शुरू हो रही है। जब हम लोग लेवल्स पढ़ते हैं ना, कि हमारे पास होता है एक क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, सारी लेयर्स पढ़ते हैं हम लोग। तो एटमॉस्फेयर एक हद तक ऊपर है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको रोकी हुई है, और उनके नेचर गैसेस का भी ऐसा है कि वो बाइंड हुई हुई है या एक जगह पे आके रुकी हुई है। जितना इतना ऊपर जाते आओगे एल्टीट्यूड पे, आपके पास एटमॉस्फेयर जो है वो थिन होता जाएगा, और आपके पास एटमॉस्फेयर थिन होता जाएगा, और आपके पास चूंकि एटमॉस्फेयर थिन हो गया तो आपके पास प्रेशर ऑफ गैसेस, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हुआ तो आपके पास टेम्परेचर भी नीचे ड्रॉप हो गया। तो जितना आप एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते जाओगे, क्या बात याद रखनी है? प्रेशर कम होगा। प्रेशर क्यों कम होगा? क्योंकि एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई। जब एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम हो गई, प्रेशर कम हो गया, तो टेम्परेचर खुद ब खुद ही नीचे आ गया। इसलिए जब आप एल्टीट्यूड पे आते हो आपको बर्फ मिलती है, ठंड मिलती है। अच्छा, ये तो हो गई एल्टीट्यूड की बात। अब जरा एक्सपोजर पे आओ। जितना ज्यादा हमारे पास एल्टीट्यूड होगा उतना ज्यादा सन का एक्सपोजर भी ज्यादा होगा, क्योंकि ये चीज सन के करीब होगी, ये चीज सन के करीब होगी। ठीक है, ये चीज सन के करीब है तो इसका एक्सपोजर भी ज्यादा। अब आप बोलोगे सर चूंकि ये सन के करीब है, एक्सपोजर टू सन ज्यादा एल्टीट्यूड का, तो इसका टेम्परेचर कम क्यों है? इसका टेम्परेचर इसलिए कम है कि हमने पहले बता दिया कि यहाँ प्रेशर कम है, तो प्रेशर डायरेक्टली काम कर रहा है टेम्परेचर के साथ। प्लस दूसरी एक और चीज यहाँ पर ये है कि हमारे पास विंड्स भी तो आ रही हैं। ये जो विंड है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे ऊपर जाते आएंगे हमारे पास विंड ज्यादा आएंगी। तो विंड जो है, मैंने पहले ही बताया था कि वो लाइट के साथ कॉम्प्लेक्स एक मीडियम बनाती हैं, और हमारे पास टेम्परेचर खुद ब खुद ही नीचे आ जाता है। तो दो चीजें काम कर रही हैं टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए, एक प्रेशर और एक विंड। तो विंड भी यहां पर ज्यादा है, विंड भी यहां पर ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमारा टेम्परेचर जो है कम रहेगा हाई एल्टीट्यूड्स पे। यहां तक तो बात हो गई एल्टीट्यूड एक्सपोजर की। अब जरा आ जाओ स्लोप के ऊपर। स्लोप पे क्या माजरा होगा? स्लोप पे चूंकि हमारे पास जितना ज्यादा सरफेस एरिया है
उतना ज्यादा स्लोप के ऊपर लाइट की रेडिएशंस पड़ेंगी। सरफेस एरिया जितना ज्यादा, क्योंकि स्लोप, अब जैसे यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, अगर सूरज यहाँ पर होता तो हमारे पास इवन दो सरफेस एरिया यहाँ पर भी ज्यादा था, लेकिन एक्सपोजर का पॉइंट कम था। एक स्लोप की एक बात बता रहा हूँ, स्लोप की एक और बात भी बताऊंगा। तो जितना बड़ा स्लोप होगा उतना ज्यादा हमारे पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सन से एक्सपोजर भी ज्यादा होगा। अब स्लोप का टेम्परेचर क्या होगा वो डिपेंड करता है कि वो कितनी एलिवेशन पे मौजूद है स्लोप। ठीक है, स्लोप जितनी भी एलिवेशन पे होगा उसके हिसाब से उसका टेम्परेचर होगा। वो हम कोई जर्नलाइज बात नहीं कर सकते, वो डिपेंड करेगा उसकी चीजों के साथ। अगर फॉर एग्जांपल इस स्लोप के फौरन बाद कोई डेजर्ट स्टार्ट हो गया, इस एल्टीट्यूड के फौरन बाद कोई डेजर्ट स्टार्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि स्लोप के वहां पर जो है वो विंड्स नहीं थी इतनी अच्छी, ठीक है, तो इस वजह से टेम्परेचर नीचे ड्रॉप हो गया। अगर यहाँ कोई कॉनिफेरस फॉरेस्ट है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है वो विंड वेलोसिटी ज्यादा अच्छी थी और एल्टीट्यूड का थोड़ा बहुत असर यहाँ पर था, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट ग्रो कर गया। डिपेंड करता है कि स्लोप किस तरह का, उसके साथ वेजिटेशन किस तरह की है। एक बात याद रखने की है कि जितना ज्यादा स्टीप होगा ना स्लोप, आपके पास वेजिटेशन उतनी बुरी ग्रो होगी वहां पर। इसके मुकाबले में अगर इसकी बात करूं तो यहां पर आपको बमुश्किल कोई इक्का दुक्का कोई ग्रासेस ग्रो करती हुई नजर आएंगी, ग्रासेस ग्रो करती हुई नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि जब बारिश होगी ना, तो बारिश आपके पास वाटर जो है वो रिटेन नहीं कर पाएगी सॉइल, और वो बारिश का पानी नीचे ऐसे ही बह जाएगा, रेन। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपको कहीं कहीं किसी जगह पे कोई ग्रास कोई फॉरेस्ट भी हो सकता है नजर आ जाए, आपको कोई हर्ब्स श्रब्स भी नजर आएंगे। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर जो वाटर होगा वो आएगा तो इस तरह से, लेकिन वो कहीं कहीं रिटेन भी हो जाएगा। स्लोप की एक बात याद रखना, जितना ऊपर स्लोप होगा ना, यहाँ ये पूरा एरिया ड्राई होगा, ये एरिया ज्यादा वेट होगा, और ये जगह आइडियल होगी ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो बीच की जगह, क्योंकि यहाँ वाटर रिटेन भी हो रहा है और यहाँ वाटर अवेलेबल भी है। लेकिन यहाँ पर जो है वो पानी खड़ा हुआ होगा, यहाँ पानी खड़ा हुआ होगा, ठीक है, यहाँ पानी खड़ा होगा, जो रन अवे वाटर ऊपर से आ रहा है। यहाँ पर ड्राई ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पानी रुक नहीं पा रहा, नीचे बह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इस तरफ की बात करूं कि एकदम से कोई स्टीप स्लोप है तो आपके पास वेजिटेशन कम है, जेंटल स्लोप है तो वहां वेजिटेशन आपके पास थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा मिलेगी आपको। ये बातें हो गई। अब यहां तक अगर मसला समझ में आ गया तो मैं इससे एक एक्स्ट्रा बात करने लगा हूं स्लोप से रिलेटेड, और वो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर की। आपकी बुक में आपने पढ़ा होगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स कम एक्सपोज होते हैं लाइट से, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर पे नॉर्थ फेसिंग पोल्स ज्यादा होते हैं एक्सपोज लाइट से। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ, एक मफहूम है उसका, जो मैं बता रहा हूं आपको। बुक में पढ़ोगे स्लोप पे तो आपको मिलेगा। अब मैं उसको जरा समझा दूं, एमसीक्यू में बात आ जाती है। इसकी तस्वीर ले लो ताकि मैं इसको मिटा दूं यहां से। अब देखो हमारे पास अर्थ है, अर्थ मैंने शायद पहले भी कभी बताया था कि अर्थ का ये वाला पोर्शन इक्वेटर कहलाता है। अगर मैं रिलेटिवली जर्नल स्टाइल में डिस्ट्रीब्यूट करूं अर्थ को, तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है जो नॉर्थ की तरफ है इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे का पोर्शन है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। हेमिस्फीयर, हेमी मींस हाफ, स्फीयर आधा गोला, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर। अच्छा, अब इसको तो हम सामने से देख रहे हैं। अगर मैं इसको यहां से टिल्ट करके बनाऊं, लेट से मैं अर्थ को ऐसा बना रहा हूं, ये ऐसा, ठीक है, सन को मैंने यहां बना दिया ऐसा, ठीक है, ये रहा सन। ये हमें पता है कि ये वाला साइड इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। ऊपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला साउदर्न हेमिस्फीयर। सबको नजर तो आ रही है ना तस्वीर? यहाँ पर कोने में तस्वीर, सबको पिक्चर समझ में आ रही है? अगर प्लांट का कलर ग्रीन है तो वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए प्लांट्स कम ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, स्लोप में एक्सपोजर में फिर दोबारा रिपीट करूंगा, पहले मैं इसकी बता दूं जो मैं बताने लगा हूं। अब ये देखो हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, यहां पर लेट से हमारे पास एक एल्टीट्यूड है और एक एलिवेशन है। एल्टीट्यूड ऊंचा बना हुआ है,
इसके दोनों तरफ स्लोप्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी है, साउदर्न हेमिस्फीयर में इस तरह की सिचुएशन है। अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक एलिवेशन है, एक पहाड़ है, उसके दोनों तरफ स्लोप्स है। अब देखो क्या होगा, लेट से हमें पता है, अब टर्म सुनना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये क्या है, नॉर्थ फेसिंग स्लोप, स्लोप का नॉर्दर्न पार्ट है, ये क्या है, स्लोप का सदर्न पार्ट है। ये सदर्न हेमिस्फीयर के एल्टीट्यूड का ये है नॉर्थ फेसिंग स्लोप, ये वाला, और ये है साउथ फेसिंग स्लोप, ऐसा ही है। अब टर्मिनोलॉजी दिमाग में रख ली, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का नॉर्थ फेसिंग स्लोप ये रहा, साउथ फेसिंग स्लोप ये रहा, सदर्न हेमिस्फीयर का साउथ फेसिंग स्लोप ये रहा, नॉर्थ फेसिंग स्लोप ये रहा। अब खुद ही अंदाजा लगा लो, सामने सब तो बात क्लियर हो गई। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ फेसिंग स्लोप पे एक्सपोजर सन का ज्यादा होगा या साउथ फेसिंग स्लोप पे? सन का एक्सपोजर साउथ फेसिंग स्लोप पे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से सोलर रेडिएशन आएंगी, ये देखो, तो इस जगह पे ज्यादा आपके पास लाइट पड़ेगी, इस जगह पे ज्यादा, एज कंपेयर टू दिस। ये जगह तो शेडेड रहेगी, ये जगह ज्यादा शेडेड रहेगी, ठीक है। ये मैं ब्लू से शेड आइडेंटिफाई कर देता हूँ, ये शेडेड रहेगी ज्यादा, क्योंकि जो लाइट आएगी वो इसकी तरह, इसकी वजह से शेडो हो जाएगी। अगर इस कंडीशन को देखो तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो लाइट आ रही है, लेट से ये लाइट आ रही है हमारे पास यहाँ पर, तो हम इसके अंदर हमें क्या मिलेगा कि सदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ फेसिंग स्लोप पे ज्यादा लाइट का एक्सपोजर होगा, रेड से बना दिया मैंने, और सदर्न हेमिस्फीयर की साउथ फेसिंग स्लोप पे लाइट का एक्सपोजर कम होगा, क्योंकि ये चीज शेड हो जाएगी इसकी वजह से। अच्छा, इक्वेटर के ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई इसी तरह से एल्टीट्यूड है, एलिवेशन है, तो क्या होगा कि चूंकि ये बिल्कुल सन के सामने है, तो अब फर्क नहीं पड़ता, अब यहां पर भी इतनी ही लाइट होगी, यहां पर भी उतनी ही लाइट होगी। तो इक्वेटर पे अगर कोई स्लोप है तो उसके पास जो रेडिएशन है, दोनों पे बैलेंस मिलेंगी, दोनों पे बराबर होंगे। लेकिन नॉर्थ, अब मैं इसको यहाँ लिख भी दूं, ठीक है, ताकि नोट करना आसान हो जाए, यहाँ लिख देता हूं, नॉर्थ फेसिंग स्लोप, नॉर्थ फेसिंग स्लोप ऑफ, अगर मैं लिखूं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, तो अब लाइट सबसे ज्यादा कहां होगी, नॉर्थ फेसिंग स्लोप। पहले इसको दिमाग में बिठाओ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ फेसिंग स्लोप में ब्लू है, यानी लाइट कम होगी, लाइट कम होगी। सदर्न हेमिस्फीयर के, ये सदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ फेसिंग पोल में ये रेड, लाइट ज्यादा होगी, ठीक है। अब यही चीज अगर मैं साउथ फेसिंग स्लोप के लिए लिखूं, साउथ फेसिंग स्लोप के लिए लिखूं, तो मैं क्या लिखूंगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन होगी और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशन होगी, इसका बिल्कुल रिवर्स होगा। लेकिन इस बार एक बार इसको क्रॉस चेक कर लो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को देखो, ये रहा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसका साउथ फेसिंग स्लोप रेड हो रहा है, ये बिल्कुल सूरज के सामने है, तो यहाँ सूरज की रोशनी कितनी है, यहाँ सूरज की रोशनी ज्यादा है। साउथ फेसिंग स्लोप, साउदर्न हेमिस्फीयर पे आ जाओ, साउथ फेसिंग स्लोप पे क्या है, ब्लू पोर्शन है, रोशनी क्या है, लाइट का एक्सपोजर क्या है, कम है। बात समझ आई? तो जितनी ज्यादा, दो बातें, स्लोप और एक्सपोजर से रिलेटेड दो बातें, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, स्टीप जितना, स्लोप जितना जेंटल होगा, अगर मैं इसको इन अल्फाज से बात करूं, स्लोप जितना जेंटल स्लोप होगा, इसका मतलब यह है कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इस तरह का स्लोप होगा, तो सन का एक्सपोजर ज्यादा होगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास स्टीप स्लोप है, स्टीप स्लोप है, यानी इस तरह का स्लोप है, तो मेरे पास सरफेस एरिया कम है, तो एक्सपोजर भी कम होगा। एक बात, जेंटल स्लोप पे सरफेस एरिया ज्यादा, तो एक्सपोजर भी ज्यादा। स्टीप स्लोप पे चूंकि सरफेस एरिया कम है, तो एक्सपोजर भी कम है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं हेमिस्फीयर्स के हिसाब से देखूं, तो अगर मैं नॉर्दर्न स्लोप की बात कर रहा हूं, नॉर्थ फेसिंग स्लोप की बात कर रहा हूं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो स्लोप
एक्सपोजर कम होगा। अगर मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही साउथ फेसिंग स्लोप की बात कर रहा हूँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ही साउथ फेसिंग स्लोप की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास एक्सपोजर ज्यादा होगा लाइट का। अगर मैं साउदर्न हेमिस्फीयर के साउथ फेसिंग स्लोप की बात करूंगा तो लाइट का एक्सपोजर कम होगा। और अगर मैं इसी के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साउदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्थ फेसिंग स्लोप की बात करूंगा तो यहाँ पर लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई सवाल है तो पूछ लो, इसकी तस्वीर ले लो अपने पास। ये पूरी टोपोग्राफी को आपको मैंने एक पिक्चर के अंदर जो समराइज कर दिया। मैं भी बॉटनी पढ़ाता हूँ, मैं भी बॉटनी पढ़ाता हूँ। बॉटनी वाला पोर्शन मेजर मेरे पास है, कुछ पोर्शन मेरे पास है। सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर दोनों। अच्छा, अगर स्लोप स्टीप होगा तो सरफेस एरिया ज्यादा कैसे होगा? देखो इसको ना बज़ाहिर बताना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि थोड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अगर स्लोप इस तरह से है तो हमारे पास इवन दो कि यहाँ पर सन मौजूद है, ठीक है, हमारे पास चांसेस होते हैं कि यहाँ पर कोई रॉक हो जिसकी वजह से शेडिंग हो जाए, या जो पोर्शन है नीचे, क्योंकि 3 डायमेंशनल इसको बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हमारे पास एक्सपोजर ऑफ लाइट थोड़ी सी कम पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आउट ग्रोथ्स हैं, थोड़ी सी कोई बड़ा पोर्शन है, नीचे पोर्शन है इसी के ऊपर, रॉक के ऊपर ही, तो यहाँ पर शेडिंग हो जाएगी, हमारे पास शेडिंग हो जाएगी। लेकिन अगर कोई जेंटल स्लोप होगा, इवन दो कि वहां पर अगर कोई चीज मौजूद है भी कि नहीं है, कोई चीज है भी कि नहीं है, तो हमारे पास इजीली लाइट हर जगह पड़ेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा डिफरेंस होता है, इसको बस याद रख लो। कभी कोई वीडियो देखो तो उसमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, या ओरिजिनली कभी स्टीप स्लोप को देखो या इसको देखो तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि किस तरह से डिफरेंस होता है इनके सन एक्सपोजर से। बस ये मेन बात याद रखना है कि स्टीप स्लोप के अंदर सरफेस एरिया कम होता है तो एक्सपोजर ज्यादा होता है, कम होता है। यहाँ पर जनरल स्लोप में चूंकि सरफेस एरिया आपके पास ज्यादा होता है तो हमारे पास एक्सपोजर भी ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल में सॉइल का हैंड टच मेथड किया था, वो तो आपने उसके लिए किया होगा ना, वो जो फील्ड्स मेथड जो कहलाता है कि उसको पानी में डाल के बनाते हैं तो पता चलता है कि वो अगर राउंड बन रही है या उसका एक डंप बन रहा है तो वो सॉइल है, सिल्ट है, क्ले है, उसी से अंदाजा लगाते हैं ये, अगर ये उसी की बात करें तो। मैं बुक भी मार्किंग करवा दूंगा। मैं आप लोगों को बेसिकली आप लोगों की नेक्स्ट क्लास तक इंशाल्लाह आपको 2 चैप्टर के एमसीक्यूज पीडीएफ की फॉर्म में दे दूंगा, आंसर स्क्रिप्ट्स के साथ, ताकि आप लोगों को एक सेल साइकिल वाला चैप्टर और एक ये वाला चैप्टर, ताकि आप लोग साथ साथ उसकी प्रिपरेशन भी करते रहो एमसीक्यूज की। उसके बाद जब मैं 2 3 4 चैप्टर जब आप लोग को और दे दूंगा, क्रोमोसोम और वेरिएशन वाला भी इंशाल्लाह दे दूंगा, तो फिर मैं आप लोगों को एक सेल्फ असेसमेंट एमसीक्यू का पेपर बना के दूंगा। उसमें बेसिकली क्या होगा कि अभी तो आप लोगों को अलग अलग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दे रहा हूँ, उसमें एक आपको एक टेस्ट के तौर पे एमसीक्यू का एक समझो कि पेपर बना के दूंगा, इसको वर्कशीट कह लो, कुछ भी कह लो। उसके अंदर क्या होगा कि उसमें मिक्स एमसीक्यूज होंगे, जितने चैप्टर अभी तक के मैंने आपको एमसीक्यूज दे दिए होंगे, ताकि आपको जो है वो अभी जब चैप्टर वाइज देते हैं तो उसमें आसानी ये होती है कि आपको पता रहता है कि एमसीक्यू जो इसी चैप्टर से आएगा तो इसका मतलब है कि इसका आंसर इसी में कहीं होगा। लेकिन जब आपको मिक्स एमसीक्यूज आते हैं तो आपका दिमाग जो है ना फिर इधर उधर चलता है कि ये कौन से चैप्टर से आया था और ये कहाँ पढ़ा था हमने, तो आपको ज्यादा दिमाग चलाने का मौका मिलता है जब आप मिक्स्ड एमसीक्यूज देखते हो। तो इनशाला अभी मैं आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दूंगा। उसके बाद फिर जब 3 4 चैप्टर हो जाएंगे आपके पास जमा, तो फिर एक मिक्स एमसीक्यूज सेल्फ असेसमेंट के तौर पे आपको दूंगा, ताकि आप अपना टेस्ट करके खुद भी देख सको कि आप कितना समझा हुआ आपने बात को और आपको क्या क्या चीजें नहीं आती। नेक्स्ट क्लास जब आप लोगों की होगी इंशाल्लाह। अच्छा, बुक में मार्किंग भी करवा दूंगा मैं, उसकी उसकी टेंशन ना लो।
बुक में मार्किंग भी करवा दूंगा मैं। नहीं, बायोजेनेटिक्स वाला चैप्टर नहीं हुआ। बायोजेनेटिक्स वाला चैप्टर तो मैं चाह रहा हूँ कि जब आप लोग आए तो मैं आप लोगों के सामने उसको करूँ, क्योंकि उसमें सवालात बहुत ज्यादा होते हैं। बट बहुत सारे बच्चों ने जो है वो पढ़ा भी नहीं होता वो चैप्टर, इस वजह से उसके सवाल ज्यादा होते हैं। कोशिश मेरी होगी कि जब आप लोग आ जाए ना तब उसको सामने आपके कराऊं, लेकिन देखते हैं। अच्छा, बस एक बात ही सुन लो कि एल्टीट्यूड जब ज्यादा होगा तो प्रेसिपिटेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्योंकि विंड्स अपने साथ क्लाउड्स लेके आएंगी। लेकिन प्रेसिपिटेशन चूंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम है, तो हमारे पास प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ स्नो होती है यहाँ पर, ना कि रेन की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन अगर यही विंड्स अपने साथ बादल जो लेके आ रही हैं, यहाँ तो वो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से बर्फ की फॉर्म में होंगे, लेकिन नीचे के जो पोर्शन होंगे वहां पर बारिश की फॉर्म में होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर थोड़ा सा माइल्ड होगा एज कम्पेयर टू एल्टीट्यूड। तो वो कंडेंस होने के बजाय वो वाटर की फॉर्म में ही नीचे पानी आएगा, ना कि तो इसकी तस्वीर ले लो, इसमें कोई इशू है तो मुझे बता देना। नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग बायोटिक फैक्टर्स को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ एबायोटिक कंप्लीट हो गए, इंटरेक्शंस देख लेंगे और सक्सेशन देख लेंगे, ठीक है। कोई और किसी का सवाल है तो पूछ लो, ये यहाँ पे मैंने फाइनल कर दी क्लास।